महात्मा गांधी का नाम सुनते ही कौन सी जगहें जहन में आती हैं? शायद साबरमती, चंपारण या फिर दिल्ली। बिल्कुल। लेकिन एक इलाका ऐसा भी है जो गांधी के लिए बेहद खास था, पर उसकी कहानी अक्सर हम सुनते नहीं हैं, और वो जगह है झारखंड। तो चलिए आज गांधी और झारखंड के इस गहरे रिश्ते को समझते हैं। ये सिर्फ कुछ मुलाकातों की कहानी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। 11। जी हां, पूरे 11 बार 1917 से लेकर 1940 के बीच गांधी जी ने झारखंड का दौरा किया। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये संख्या अपने आप में एक कहानी कहती है। मतलब जरूर कुछ तो खास था इस जगह में जो उन्हें बार बार यहां खींच लाता था। तो सवाल यही उठता है, आखिर क्यों इतनी सारी जगहों के होते हुए गांधी जी ने झारखंड को ही क्यों चुना? देखिए, ये दौरे कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं थे। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। एक ऐसी रणनीति जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई ही ताकत दी। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है चंपारण सत्याग्रह से। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई चंपारण का झारखंड से क्या लेना देना। जानकर हैरानी होगी कि भारत के इतने बड़े आंदोलन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, मतलब जहां से सब कुछ कंट्रोल हो रहा था, वो झारखंड ही था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1917 में गांधी जी कितनी जल्दी जल्दी रांची आ रहे हैं। जून में आए, फिर जुलाई में, फिर सितंबर में। वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड एल्बर्ट गेट से मिलने और चंपारण मामले पर लगातार बैठकें करने आ रहे थे। मतलब उस वक्त रांची ही इस पूरे आंदोलन का कह सकते हैं हेडक्वार्टर बन गया था। तो ये बात बिल्कुल साफ है, रांची आना जाना कोई मामूली बात नहीं थी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। ये चंपारण संघर्ष का असली स्ट्रेटेजिक हब था। इन्हीं यात्राओं ने गांधी और इस पूरे इलाके के बीच एक ऐसी मजबूत नींव रखी, एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत की जो अगले 20 साल तक चलने वाला था। तो चंपारण तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद गांधी जी का फोकस सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने झारखंड की असली ताकत को पहचान लिया था, और वो ताकत थी यहाँ के अलग अलग समुदाय। उन्होंने यहाँ के लोगों और उनके संघर्षों को एक एक करके आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना शुरू कर दिया। और उनका काम कितना फैला हुआ था ये देखिए। एक तरफ 1925 में वो जमशेदपुर गए, जहां उन्होंने टाटा मैनेजमेंट और लेबर यूनियन के बीच एक बड़ी हड़ताल सुलझाई। तो दूसरी तरफ उसी साल वो चाईबासा और खूंटी पहुंचे और वहां के हो और मुंडा आदिवासी समुदायों से मिले। फिर 1934 में देवघर और गुमिया में हरिजन कल्याण और छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया। मतलब वो समाज के हर तबके को, हर किसी को अपने साथ जोड़ रहे थे। और इसी जुड़ाव में से एक ऐसी कमाल की कहानी निकल कर आती है जो दिखाती है कि गांधी का असर कितना गहरा था। ये कहानी है टाना भक्तों के, एक आदिवासी समुदाय जिन्होंने गांधी के सिद्धांतों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतार लिया था। और उनका समर्पण देखिए, सिर्फ बातों का नहीं था। उन्होंने पूरी तरह से अहिंसा अपना ली, अंग्रेजों को लगान देना बंद कर दिया और इसके लिए अपनी जमीनें तक गंवा दी। अपनी पहचान के लिए गांधी टोपी पहनने लगे। और तो और, जब नमक आंदोलन हुआ तो उन्होंने नमक खाना ही छोड़ दिया। जरा सोचिए कितना गहरा विश्वास रहा होगा। उनकी हिम्मत की एक और मिसाल सुनिए। 1928 में जब अंग्रेजों ने उन्हें कलकत्ता कांग्रेस में जाने से रोक दिया, तो ये लोग रुके नहीं। एक हफ्ते तक पैदल चलकर कलकत्ता पहुंचे। वहां भी जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो उन्होंने बाहर से ही गांधी जी की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। वो नारे इतने जोरदार थे कि उनकी आवाज गांधी जी तक पहुंच गई। और फिर गांधी जी ने खुद उनके लिए फ्री पास भिजवाए और उन्हें अंदर बुलवाया। गांधी का मिशन सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था, वो समाज को भी बदलना चाहते थे। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण देवघर में मिलता है। 1925 में जब वो वहां गए तो उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया में लिखा, और ये उनके ही शब्द हैं, दूसरे मंदिरों के विपरीत यहां कोई अस्पृश्यता नहीं है, यहां के मंदिर सभी के लिए खुले हैं। ये बात उनके छुआछूत के खिलाफ अभियान के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा बनी होगी। लेकिन हां, ये सब इतना आसान भी नहीं था। गांधी का रास्ता कोई फूलों का सेज नहीं था। जहां एक तरफ उनके समाज सुधार के काम की तारीफ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ विरोध भी था। 1934 में जसीडी में उनकी कार पर हमला तक कर दिया गया। लेकिन उसी दौरे पर गुमिया में संथाल आदिवासियों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने नेता होपन मांझी के नेतृत्व में उनका जबरदस्त स्वागत किया। तो मतलब उन्हें कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा और बेइंतहा प्यार भी मिला। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। साल था 1940 और ये थी गांधी जी की झारखंड की आखिरी यात्रा। इस वक्त तक झारखंड सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं रह गया था जहां गांधी जी दौरा करते थे। नहीं, अब ये एक बहुत बड़े राष्ट्रीय इवेंट का सेंटर स्टेज बनने वाला था।
ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। मार्च 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 53वां सेशन, मतलब उनका सबसे बड़ा सालाना जलसा, रामगढ़ झारखंड में हुआ। यह गांधी जी की पिछले 2 दशकों की मेहनत का नतीजा था। अब पूरे देश की नजरें झारखंड पर थी। ये गांधी जी की 11वीं और आखिरी यात्रा थी, और इस एक यात्रा में उन्होंने अपने सारे जरूरी संदेशों को एक साथ पिरो दिया। उन्होंने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, हरिजन और आदिवासी कल्याण के लिए ठक्कर भवन की शुरुआत की, और पॉलिटिकली इस सेशन ने झारखंड को भारत छोड़ो आंदोलन से ठीक पहले की जो गहमागहमी थी उसके बिल्कुल सेंटर में ला खड़ा किया। तो सवाल ये है कि इन सभी यात्राओं का निचोड़ क्या है? गांधी जी के इस इलाके से इतने गहरे जुड़ाव का आखिर असर क्या हुआ? इसे समझने के लिए हमें झारखंड को एक खास नजर से देखना होगा। कई जानकार झारखंड को गांधी की एक प्रयोगशाला या गांधीयन लैबोरेटरी कहते हैं, और इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये एक ऐसी जगह थी जहां गांधी जी ने अपने अहिंसा, समाज सुधार और लोगों को एकजुट करने जैसे आइडियाज को असल जमीन पर टेस्ट किया, उन्हें यहां के हिसाब से ढाला और ये साबित किया कि ये तरीके वाकई में काम करते हैं। इन यात्राओं का नतीजा क्या निकला? सबसे पहले तो आदिवासी समाज और देश की आज़ादी की लड़ाई के बीच एक पुल बन गया। ये इलाका मजदूरों के हक की लड़ाई और सुलह का एक सेंटर बना। ये हरिजन सुधार अभियानों का एक बड़ा गढ़ साबित हुआ। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि यहाँ किसान, आदिवासी, मजदूर और महिलाएं सब एक साथ एक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए। तो आखिर में गांधी और झारखंड की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे जमीनी स्तर पर किया गया गहरा और लगातार काम एक स्थानीय क्षेत्र को राष्ट्रीय बदलाव की एक शक्तिशाली ताकत में बदल सकता है।